गोवा में पुर्तगालियों द्वारा चलाए गए इंक्विजिशन का भीषण सत्य। संदर्भ डॉक्टर टी.बी. कुन्हा द्वारा लिखित अंग्रेजी पुस्तक डी नेशनलाइजेशन ऑफ गोवंस अर्थात गोवा वासियों का विराष्ट्रीयकरण। सेंट फ्रांसिस जेवियर देश विदेश में एक ईसाई संत के रूप में विख्यात व्यक्तित्व, जिसका शव गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में पिछले 550 वर्ष से संभालकर रखा गया है। प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत उसके शव का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाता है। तब शव का दर्शन करने के लिए तीर्थयात्रियों के रूप में देश विदेश से लाखों लोग गोवा आते हैं। उनमें अनेक हिंदू भी होते हैं। जेवियर का प्रमुख कार्य था गैर ईसाइयों पर बर्बर अत्याचार कर उनका बलपूर्वक धर्मांतर करना। इस क्रूर कार्य के लिए राजाश्रय प्राप्त करने हेतु उसने पुर्तगाल के राजा को 1546 में पत्र लिखा। इंक्विजिशन के माध्यम से उसने गोवा में व्यापक स्तर पर ईसाई पंथ का प्रचार किया, जिसके लिए पोप ने उसे संत घोषित कर दिया। आइए समझ ले क्या है इंक्विजिशन। रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार उनकी आस्था के अतिरिक्त अन्य सर्व मत और प्रथाएं पाखंड हैं। ऐसे पाखंड एवं पाखंडियों को ढूंढकर उन्हें दंडित करने वाली व्यवस्था अर्थात इंक्विजिशन। मध्ययुगीन इंक्विजिशन जर्मनी, दक्षिण फ्रांस, उत्तर इटली एवं पोप के प्रांतों में सक्रिय था। इसी के चलते नए ईसाइयों ने ईसाई धर्म अपनाने के उपरांत उसका अनुसरण पूर्ण रूप से नहीं किया। इसीलिए वर्ष 1420 से 1498 तक की कालावधि में 8,800 नए ईसाइयों को जला दिया गया और 96,504 लोगों को बर्बरता से दंडित किया गया। अब देखते हैं इंक्विजिशन का स्वरूप। इंक्विजिशन की प्रक्रिया बिशप अथवा प्रीलेट अर्थात ईसाई चर्च के उच्च पदस्थ से स्वतंत्र होती थी। उसका संबंध प्रत्यक्ष पोप से हुआ करता था। इंक्विजिशन एक ही समय फिरियादी एवं न्यायाधीश की भूमिका निभाता था। सर्वसामान्य न्याय संकल्पना यह है कि व्यक्ति उसका अपराध सिद्ध होने तक निर्दोष है, परंतु निरपराधित्व सिद्ध होने तक वह दोषी है। इस विकृत संकल्पना के अनुसार इंक्विजिशन चलाया जाता था। इंक्विजिटर उनके सहायक, दूत और गुप्तचरों को शस्त्र रखने की अनुमति थी। आरोपी अपने वकील से भी नहीं संपर्क कर सकता था। आरोपी को पता ही नहीं लगने दिया जाता था कि उस पर किसने आरोप लगाए हैं। इंक्विजिशन के निर्णय में सुधार या परिवर्तन करना लगभग असंभव था, क्योंकि इसके लिए पोप के पास जाना पड़ता था। बंदी की अवधि पर कोई मर्यादा नहीं रहती थी। अब देखते हैं इंक्विजिशन में अपराधियों को दिए जाने वाले अमानुष दंड। इनमें थे सांपों से भरे गड्ढे में डालना या दफनाना, शरीर पर चर्बी लगाकर आग लगा देना, जलता गंधक शरीर पर डालना, काख में जलती मोमबत्ती लगाना, चूहों से भरा बर्तन
पेट पर उलटकर उस पर आग रखना ताकि उसकी आंच के कारण चूहे व्यक्ति के पेट को कुरेदने लगे। इसके साथ ही स्त्रियों पर चुड़ैल होने का आरोप लगाकर उनका शोषण कर उन्हें जला देते थे। माता पिता के सामने उनके बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे। उस समय माता पिता अपनी आंखें मूंद न सके, इसके लिए उनकी पलकें काट दी जाती थी। इंक्विजिशन करने वालों के लिए आरोपियों पर अमानुष अत्याचार करना यह रात के भोजन के उपरांत का मनोरंजन कार्यक्रम हुआ करता था। सबसे भीषण दंड था ऑटो द फे। अनेक दंडितों को इकट्ठा जलाने का यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रात को घंटों तक चलता। यह सार्वजनिक स्थानों पर पूरे नगर के निवासियों की उपस्थिति में किया जाता। दंडितों को अंत तक पता नहीं चलता था कि कुछ ही समय में उन पर क्या बीतने वाली है। रात को 2 बजे नींद से जगाकर दंडित बंदियों के कपड़ों पर गंधक लगाया जाता। कैथेड्रल की घंटियां बजती। बंधनवार लगे रास्तों से चांदी के बड़े क्रॉस के साथ दंडितों का जुलूस निकाला जाता। रास्तों के दोनों ओर खिड़कियों और छतों पर उत्तेजित दर्शक होते थे। दंडितों के साथ प्रतिबंधित ग्रंथ भी सार्वजनिक रूप से जलाए जाते। इस कार्यक्रम से नगरवासियों के मन में दहशत निर्माण होती थी। गोवा में आखिरी ऑटो द फे 7 फरवरी 1773 के दिन हुआ। अब देखते हैं इंक्विजिशन हेतु उपयोग की गई भयानक वस्तुएं। जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय ऐतिहासिक अनुसंधान एवं तुलनात्मक अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष श्री नीरज अत्री। कि सेंट फ्रांसिस जेवियर जिनके नाम पे सारे देश में स्कूल चलते हैं, ये जो मैं आपको कुछ चित्र दिखाने वाला हूँ, ये आज दुनिया भर के अलग अलग संग्रहालयों में, अलग अलग म्यूजियम्स में रखे हैं। क्योंकि हमारे देश में जब पुर्तगाली यहाँ से गए थे तो उन्होंने इसका जो रिकॉर्ड है वो नष्ट कर दिया था। वो क्वीन की जो चिट्ठी है वो हमारे पास अभी भी मौजूद है, जिसमें उसने कहा था कि इस रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया जाए। ये एक छोटी सी डिवाइस है, करीब 4 इंच बाय 3 इंच की। इसे थंब रैक कहा जाता था। ये ऐसे आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा, हाँ इस चित्र से आप देख पाएंगे। इसमें जो वो 2 आपको ओपनिंग्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे 2 अंगूठे या 1 उंगली और 1 अंगूठा या 2 उंगलियाँ लगाकर जो ऊपर स्क्रू लगा है उसे धीरे धीरे कसा जाता था, ताकि जब तक वो अपनी जो गलती है उसे मान ना ले या कन्वर्शन के लिए राजी ना हो जाए। ये करीब 6 इंच लंबा है, हेरेटिक्स फोर्क कहते हैं इसे, और ये आज फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। ये इसका मैंने रिकंस्ट्रक्शन किया है कि इसमें एक स्ट्रैप लगाते थे और इसे इस तरह से उपयोग में लाया जाता था। इसे स्पेनिश बूट कहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे स्पाइक्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घुटने के नीचे वाली जगह पर आगे और पीछे से बांध के फिर उसके ऊपर हथौड़ों से मारा जाता था, और ऐसे रेफरेंसेस आते हैं कि जब तक उनकी हड्डियां दिखने नहीं लग जाती थी तब तक प्रहार किए जाते थे। ये सिर्फ एक बांध के रखने की डिवाइस है। ऊपर वाले में गर्दन, 2 हाथ और 2 पैरों के लिए है। इसमें जो आज बायोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि इस अवस्था में जो विक्टिम होता था उसे करीब ऐसे बांध के छोड़ देते थे, या तो जंगल में या किसी चर्च के बाहर, और 3-4 दिन में जो स्नायु तंत्र है वो खराब होने से उसकी मृत्यु हो जाती थी। ये उसी का ही एक दूसरा रूप है। इसे जेनिटर्स डॉटर या स्कैवेंजर्स डॉटर कहते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि जो फेफड़े हैं उनमें रक्त प्रवाह रुक जाता है, और 3 दिन के बाद फेफड़ों से मुंह में खून आ जाता है, और उसके बाद मृत्यु हो जाती थी विक्टिम की। ये चेयर है, इसमें आपको पीछे 2 होल दिखाई दे रहे होंगे। इनका उपयोग जो था उसका ये चित्रण तो किया गया, लेकिन वास्तव में जो उनको जूते नहीं पहनाए जाते थे, पैरों पे एनिमल फैट लगा के, सूअर की चर्बी लगा के पैरों को जला दिया जाता था। इसे फायर टॉर्चर कहा जाता है। ये वाटर टॉर्चर है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये।
इसमें पीछे जो आप, ये करीब 7 फीट लंबा रैक है, पीछे जो आप 2 होल देख रहे हैं उनमें हाथ बांधते थे और इस तरह चेन लगी हुई है वहाँ पे पैर बांध दिए जाते थे। और जो बीच में आप एक प्लेटफॉर्म जैसा देख रहे हैं वहाँ पर रीढ़ की हड्डी पे सारा बोझ पड़ता था। फिर उसका नाक बंद करके उसके मुंह के माध्यम से पाइप लगा के पानी या यूरिन या डायरिया उसके मुंह में डाला जाता था। और वो पानी जब पेट में जाता था तो पेट भरने से रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ने से रीढ़ की हड्डी टूट जाया करती थी। ये टॉर्चर के लिए चेयर्स बनाई गई हैं। ये जो दाईं ओर आपको दिखाई दे रही है ये सबसे पहली चेयर थी, जिस समय अभी मेटल का यूज़ नहीं कर रहे थे, सारी लकड़ी से बनी है। दूसरे वाली जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं वो मेटल जब शुरू हो गया था उसमें तांबा लगा हुआ है। ये उसी के एक और रूप है। ये जो चौथी चेयर है ये सारी की सारी लोहे की बनी है और इसमें मेरा अंदाज़ा कि 1056 कीलें लगी हुई हैं। इन पे बिठा के, ये सारी लोहे की है, नीचे धीमी आंच पे आग जला दी जाती थी, तो जो विक्टिम था उसी चेयर पे धीरे धीरे रोस्ट होके मर जाता था। इसे स्पेनिश कॉलर कहते हैं। इसकी जो रचना है वो ऐसी है कि ये गले में घुस तो जाते हैं लेकिन इमीडिएटली स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो रीढ़ की हड्डी, उसे पंचर नहीं करते थे। फिर से इसमें करीब 4 से 5 दिन लगते थे आदमी को मरने में। इसे हेड क्रशर या स्कल क्रशर बोलते हैं, जिससे सर को ऊपर दबाव बना के धीरे धीरे क्रश किया जाता था। ये अलग अलग म्यूजियम्स में रखे हैं तो ये उनकी अलग अलग शेप भी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें जो आज में बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ता है तो पहले जो ऊपर और नीचे के दांत हैं वो एक दूसरे को क्रश करते हैं और जो आई बॉल्स हैं वो बाहर आ जाती हैं और फिर जो ब्रेन है वो कानों और नाक के ज़रिए बाहर निकल आता था। इसे आयरन मेडन कहते हैं इसे। ये करीब 7 फीट ऊंचा है और नॉर्मली इसकी जो पोजीशन होती थी वो किसी गटर के ऊपर रखा जाता था। इसे विक्टिम को अंदर डाल के वो जो आपको कीलें दिखाई दे रही हैं वो वाइटल ऑर्गन्स को पंचर कर देती थी। ये नॉर्मली महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता था और 3 दिन के बाद नीचे से ढक्कन खींच देते थे कि वो लाश जो है वो गटर में चली जाया करती थी। ये फिर से एक रिस्ट्रेनिंग डिवाइस है। ये करीब 4 इंच की डिवाइस है। ये उसका स्केच है सिर्फ अभी। इसमें जो स्क्रू मैकेनिज्म है, जैसे छाता खुल जाता है वैसे ये खुलता था। ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है। इसमें आपको एंड में एक नोक दिखाई दे रही है कि उसके मुंह में आपने पिघलता हुआ लेड डालना है, पिघला हुआ शीशा डालते हैं तो इससे उसका मुंह खोल देते थे ताकि वो बंद नहीं कर पाएगा, फिर पिघला हुआ शीशा डाल के उसे मार दिया जाता था। और महिलाओं के कोमल अंगों में भी इसे डाल के खोल दिया जाता था। इसका नाम ब्रेस्ट रिपर है, तो नाम मेरे ख्याल से सब स्पष्ट कर देता है कि ये क्या करता था। और इनको पहले गरम करके रेड हॉट करके ही यूज़ किया जाता था। ये राइट साइड वाला ब्रेस्ट रिपर है, लेफ्ट वाला टेस्टिकल बस्टर है। इसे स्पाइडर कहते हैं। इसका मुझे एक्चुअल पिक्चर नहीं मिला, सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन मिला है। ये भी ब्रेस्ट रिप करने के लिए ही काम में आता था। इसमें नॉर्मली क्या होता था कि इसको छत से लगाते थे, वो जो 3 रिंग्स लगे हैं बीच वाले को रस्सी से बांधते थे और जैसे ही उसको झटका देते तो एकदम से शिकंजे की तरह बंद हो जाता था और फिर इसको धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता था। ये कुछ मास्क हैं। मास्क का यूज़ एक माइल्ड पनिशमेंट के रूप में किया जाता था कि जो किसी को कम सज़ा देनी है उसके लिए। तो इसमें अलग अलग देवी देवताओं जो जिसकी भी आराधना करते थे क्राइस्ट को छोड़ के, तो उसी वैसी ही शेप बना के इसको, सारे मेटल के बने हैं, लोहे से गर्म करके उनके ऊपर डाल दिया जाता था और फिर उनको शहर का चक्कर लगा के किसी एक चौराहे पे छोड़ देते जहाँ पर लोग पत्थर मार के उन्हें मारा करते थे। ये जो आप देखेंगे राइट साइड पे नीचे जो है वो काली माता के भक्तों के लिए यूज़ किया जाता था। और ये वाला रशिया के सेंट पीटरबर्ग्स म्यूज़ियम में रखा है। इसे मुझे समझने में काफ़ी समय लगा। इसे आप देखेंगे तो ये शिवजी, ये शैव भक्तों के लिए यूज़ किया जाता था। जो ऊपर संरचना दिख रही है वो शिवजी के केशों की दिखाई दे रही है और ऊपर चंद्रमा भी वैसे ही बना हुआ है। इसे जूडास क्रेडल के नाम से जानते हैं। ये इसका उपयोग है। इसका जो रेफरेंस मैंने पढ़ा है, ये गोवा के क्योंकि गोवा इसका केंद्र था इस सारे का,
तो यहाँ पे कोई विजिल नाम की कोई एक पद्धति है, जो जब बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ 6-7 दिन या रात को शायद जागते हैं, तो जो ये विजिल नाम की जो सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते थे उनके लिए ये वाला टॉर्चर स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। पुली रैक है ये, इसमें दोनों ओर आप देखेंगे तो 2 पुली लगे हैं, एक तरफ हाथ और एक तरफ पैर बांध के धीरे धीरे उसको खींचना शुरू करते थे। और ऐसे रेफरेंसेस आते हैं कि करीब 30 सेंटीमीटर तक उसको आदमी को खींच देते थे, तब उसकी मौत होती थी इसमें। और इसमें अगर कभी सज़ा को ज़्यादा भयंकर बनाना होता था तो इस पर रोलर्स लगा देते थे। इसमें वो नॉर्मली उसकी जो आंतें हैं वो इस टेबल के ऊपर गिर जाया करती थी, ऐसे रेफरेंसेस आते हैं हमें। ये नी क्रशर है, घुटने तोड़ने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ये पहले वाला जो है ये लकड़ी से बना है, इसमें लोहे के कील लगे हैं, तो घुटने तोड़ने के लिए इसको यूज़ करते थे। ये था कि जो अपनी बात पे अड़े रहेंगे, जो क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, तो उनको यहाँ पे क्रूसीफाई करने जैसा ये अरेंजमेंट है, और ऐसा करके उनको फिर एक टेबल पे लिटा देते थे। इसके साथ इस व्हील को यूज़ करते थे। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इनकी एजेस पे ब्लेड लगे हैं, उन ब्लेड्स को यूज़ करके उसकी जो टांगे हैं उनको 2 जगह से तोड़ते थे, भुजाओं को 2 जगह से तोड़ के फिर वैसे ही छोड़ देते थे, और फिर से 3-4 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती थी। ये जर्किंग डिवाइस है, इसमें ऐसे वेट बांध के धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता था। तो जो चर्चेज़ हैं उनकी जो छत है वो काफ़ी ऊंची रहा करती थी, उसमें खींचते थे, और नीचे करीब अप टू 45 kg तक का जो वेट है हमारे पास, जो रिकॉर्डेड एविडेंस है कि इतना खींच के फिर उसको सडनली छोड़ते थे और ज़मीन से 2 इंच पहले रोक देते थे। तो उस जर्क से जो शोल्डर हैं वो डिसलोकेट हो जाते थे, और नॉर्मली इससे लोग मरते ही थे, इससे बच के कोई नहीं आता था। इसे गैरोट कहते हैं। आप वहाँ छोटी जो सीट है उस पर बिठा के ऊपर एक लोहे का आपको रिंग दिखाई दे रहा है, वहाँ गर्दन फंसाते थे, और पीछे से वो स्क्रू है जो घुमा के स्पाइनल कॉर्ड को पंचर करके मार देते थे उसे। ये इंक्विजिशन का एक हिस्सा है। इसमें जो डिवाइसेस मुझे जहाँ जहाँ से मिल पाए वो मैंने आपको दिखाए हैं। अब देखते हैं गोवा में चलाया गया इंक्विजिशन। आर्च बिशप इवार ने लिस्बन में दिए सरमन अर्थात उपदेश में कहा है, किसी भी स्थान पर कार्यान्वित इंक्विजिशन एक कुप्रसिद्ध न्यायालय ही था, परंतु गोवा के इंक्विजिशन में क्रूरता ने सारी मर्यादाएं पार कर ली। इस इंक्विजिशन को होली ऑफिस अर्थात पवित्र कार्यालय कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इंक्विजिटर्स ऐसे कुकर्मी थे कि जिन स्त्रियों ने उनकी पाशवी वासना का शिकार बनने से इनकार किया, उन्हें कारावास में भेजकर उनका शोषण कर उन्हें चुड़ैल बताकर उन्होंने जला दिया। गोवा में टाउन हॉल के सामने आदिल शाह और उसके उपरांत पोर्तुगीज वाइसरॉय के राजमहल में यातना गृह एवं 200 कोठड़ियों वाला पैलेस ऑफ इंक्विजिशन था। अब देखते हैं गोवा में इंक्विजिशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। 14 अप्रैल 1735 को जारी किए गए आदेश के अनुसार गोवा में धर्मांतरण द्वारा ईसाई बने मूल हिंदुओं पर कड़े निर्बंध लगाए गए, जैसे कि पुरुष सार्वजनिक जगहों पर धोती न पहने और महिलाएं चोली न पहने। महिलाएं भोजन करने से पूर्व स्नान न करें। भोजन बनाने के समय गीला वस्त्र न पहने। नमक डाले बिना चावल न परोसे। किसी भी दिन एवं ग्रहण पालन हेतु उपवास न रखें। विवाहित कन्या को प्रथम माहवारी आने पर भोजन देकर या अन्य किसी तरह से उत्सव न मनाया जाए। बालक के जन्म के 6ठे दिन पर भोजन एवं रात को जागरण न रखें। किसी की मृत्यु होने पर उस जगह को गोबर से न लीपें। श्राद्धादि धार्मिक विधि न करें। घर के पास तुलसी का पौधा न लगाएं और तुलसी कहीं भी पाई गई तो उसे उखाड़ दिया जाए।
नव ईसाइयों अर्थात धर्मांतरित हिंदुओं के व्यवहार में हिंदू धर्म एवं प्रथाओं की लेशमात्र भी अभिव्यक्ति न हो, यह इन आदेशों का उद्देश्य था। 8 फरवरी 1545 को सोसाइटी ऑफ जीसस को लिखे पत्र में फ्रांसिस जेवियर लिखता है, बपतिस्मा लेने के उपरांत ये नव ईसाई अपने घर जाकर अपनी पत्नी बच्चों सहित पूरे परिवार को साथ लेकर आते हैं और उन्हें भी बपतिस्मा लेने की जबरदस्ती करते हैं। सभी का बपतिस्मा होने के उपरांत मैं उन्हें मंदिर गिराने का और मूर्ति भंजन करने का आदेश देता हूँ। जिन मूर्तियों को उन्होंने पूजा, उन्हीं मूर्तियों को उन्हीं से तुड़वाते हुए और मंदिर गिराते हुए दृश्य देखते समय मुझे कितना आनंद होता है, यह मैं शब्दों में नहीं बता सकता। इंक्विजिशन की भीषणता के कारण कितने ही हिंदुओं को अपना घर द्वार छोड़कर अन्यत्र भागना पड़ा। हिंदुओं को धर्मांतरित करने के लिए ईसाइयों ने उन पर लगातार 450 वर्ष अनगिनत अत्याचार किए। इन सभी का सामना करने पर भी हिंदू नहीं झुके। गोवा मुक्ति के 1 वर्ष पूर्व 1960 में हुई जनगणना के अनुसार गोवा में हिंदुओं की संख्या 60% थी और ईसाइयों की 38%। ये आंकड़े गोवा शासन के नियोजन सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय के अधिकृत जाल स्थल से प्राप्त हुए हैं। इतने अत्याचारों के उपरांत भी गोवा में हिंदू ही बहुसंख्यक होना, क्या यह हिंदू धर्म की महानता नहीं? हिंदुओं जागो, अपना जाज्वल्य इतिहास और हिंदू धर्म की महानता समझ लो तथा अन्यों को भी समझाओ। महान हिंदू धर्म के अनुसार ही आचरण कर अपने जीवन का कल्याण करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क